नमस्कार मित्रों। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। ये नया टॉपिक है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44, जिसमें समान नागरिक संहिता के बारे में दिया गया है। वैसे तो हमारे आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी अभी तक इस विषय पर कानून न बनाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं का यह आशय नहीं था कि इसे लंबे समय तक टाला जाए। उस समय की ऐसी परिस्थिति थी जो सामान्य नागरिक संहिता समस्त भारतीयों के लिए नहीं बनाया जा सका, परंतु अभी तक इसे भारत सरकार को या कहें कि भारतीय संसद को इस विषय पर कानून बना लिया जाना चाहिए था। तो आज हम लोग इसी कड़ी में बात करते हैं कि आखिर भारतीय संविधान का आर्टिकल 44 किस विषय में बात करता है। तो यदि हम इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो यह लिखा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। द स्टेट शैल इंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका यह अभिप्राय हुआ कि राज्य समस्त भारत क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा, और यह हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है, जो भाग 4 का हिस्सा है। और भाग 4 न्यायालय द्वारा इम्प्लीमेंट नहीं कराया जाता है, यह राज्य पे या कहे सांसद पे यह है भार अधिरोपित करता है कि इसे लागू कराया जाए या इस विषय पर कानून बनाए उपयुक्त समय में। वैसे यदि हम देखें तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 जो है वो कहता है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन असल में ऐसा कहाँ है? अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून है। ये जो अनुच्छेद 44 है, इसके लागू न होने से सारे जो व्यक्ति हैं वो किसी न किसी पर्सनल लॉ से अभी रेगुलेट होते हैं। वहीं हमारे संविधान का ही अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, पंथ, मूल वंश, लिंग के आधार पर देश के नागरिकों में किसी भी तरह का विभेद नहीं किया जा सकता है। यानी इस अनुच्छेद का भी उल्लंघन इस विषय पर कानून न होने से हो रहा है। तो इस पे हम लोग कुछ इसका बैकग्राउंड पे चलते हैं कि आखिर इसका उद्भव कैसे हुआ और कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में क्या सामने आई, और प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या रुख है या क्या ओपिनियन है, उसको जानते हैं। इसके बाद इस विषय को हम लोग कंक्लूड करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि जब हमें आज़ादी 1947 में मिली, 15 अगस्त 1947 को मिली, मात्र उसके 15 दिन बाद ही सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस समय अध्यक्ष थे मूल अधिकार समिति के, जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। शासन के मूलभूत सिद्धांत नाम के शीर्षक से यह डॉक्यूमेंट था, जिसका जो 7वां पैरा था वो समान नागरिक संहिता के बारे में बात करता था। और उस समय इसको ड्राफ्ट में अनुच्छेद 35 के रूप में रखा गया था, जो कि आगे चल कर के आर्टिकल 44 के रूप में 23 नवंबर 1948 को एडॉप्ट कर लिया गया था। ये हो गया इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड। और इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट जिस तारीख को होता है वो तारीख 23 नवंबर था। 23 नवंबर 1948 को इस विषय पर बहस प्रारंभ हुआ, परंतु इसमें एक तथ्य यह भी ध्यान देने योग्य है कि उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अध्यक्ष थे वो अस्वस्थता के कारण संविधान सभा की अध्यक्षता नहीं कर सके। उनकी जगह पर उस समय प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री और एकीकृत बंगाल के नेता थे, और वो अल्पसंख्यक अधिकार समिति के अध्यक्ष भी थे और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के
उपाध्यक्ष भी थे, डॉक्टर हरेंद्र कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में इस विषय पर चर्चा हुआ, जिसमें से एक आम सहमति नहीं बन पाई और बहुत सारे लोगों ने इस चर्चा में भाग लिया था। परंतु इनमें से जो कुछ प्रमुख नाम हैं जो इस चर्चा या इस मसौदे के विरोध में थे और कुछ लोग इसके पक्ष में थे, उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों को हम लोग जानने का प्रयत्न करते हैं जो इसके अगेंस्ट में थे। उनमें से 3 सबसे बड़े नाम थे: मोहम्मद इस्माइल साहिब का, नसरुद्दीन अहमद का, महमूद अली बेग साहिब बहादुर का। ये सभी लोग का यह मानना था कि समान नागरिक संहिता जो अनुच्छेद 15 में है, यह वाक्य जोड़ा जाना चाहिए कि ऐसा कोई भी कानून बनाने की स्थिति में भी किसी भी समूह या समुदाय के व्यक्ति को अपना पर्सनल लॉ छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि इसको लागू कर दिया जाता, मान लीजिए कि यूनिफॉर्म कॉमन कोड लॉ भी दिया जाता उस दिन और सारे व्यक्तियों को यह अधिकार दे दिया जाता कि वो अपने पर्सनल लॉ को चुने या इसको चुने, तो फिर इसका उद्देश्य ही असफल हो जाता। इसलिए ये जो तीनों लोग इसके अगेंस्ट में थे, कमोबेश सभी लोगों का यही कहना था और इसी आधार पे ये लोग इसका विरोध कर रहे थे। परंतु कुछ महत्वपूर्ण नाम जो इसके फेवर में थे और चाह रहे थे कि यूसीसी को लाया जाए, इसको पास किया जाए, इनमें से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे के मुंशी। उन्होंने कहा था कि विवाह उपरांत मामले जो भी है वो धार्मिक नहीं है बल्कि धर्मनिरपेक्ष कानून के विषय है। यानी विवाह से पूर्व जो भी रस्में हैं, जो भी विषय है, वही पर्सनल लॉज के बारे में है। उसके बाद यदि हम बात करेंगे तो वो कानून के विषय हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि समान नागरिक संहिता का मूल उद्देश्य विवाह उत्तराधिकार के मामलों में एक समान सहमति तक पहुंचने का प्रयास होना चाहिए। परंतु सारे कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने रखा था। उन्होंने कहा था कि व्यवहारिक रूप से इस देश में एक सिविल कोड लागू है जिसके प्रावधान सर्वमान्य है और समान रूप से पूरे देश में लागू है। केवल विवाह और उत्तराधिकार का क्षेत्र ही ऐसा है जहां पर यह लागू नहीं है। यह एक छोटा सा क्षेत्र है। इन्हीं सब विषयों को ध्यान में रखते हुए उस समय लोगों ने, या जो हमारे फाउंडिंग फादर थे, उन्होंने इस विषय को आगे के लिए टाल दिया कि जब ऐसा उपयुक्त समय बनेगा तब इसको पास किया जाएगा या बना लिया जाएगा। इससे पहले यदि हम बात करें तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार सरकार को यह निर्देशित करने का प्रयत्न किया है कि इस विषय पर कानून बनाया जाना चाहिए। इनमें से मैं कुछ महत्वपूर्ण मामलों को लेता हूं जिनमें समय समय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। पहला जो केस है इसमें महत्वपूर्ण शाहबानो बेगम का केस है जो 1985 में डिसाइड हुआ था। यह एक महत्वपूर्ण केस है जिस केस के बाद से हमारे देश की दशा और दिशा राजनीतिक रूप से बदल गई। इस केस को हम लोग संक्षिप्त में जानते हैं। इसमें एक मुस्लिम महिला थी जो सीनियर सिटीजन थी, अपने पति पर भरण पोषण के लिए मुकदमा दायर करती हैं और कोर्ट उनको सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण ग्रांट कर देता है। परंतु मुस्लिम पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग में कोई भी मुस्लिम पति तलाक के बाद अपनी पत्नी का भरण पोषण करने के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। यही सबसे बड़ा कानूनी विषय था इसमें। इस फैसले के अगेंस्ट में पूरे देश में आंदोलन हुआ और सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट का यह मानना था कि समान नागरिक संहिता बनाएं, लेकिन इस बनाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए। यही सरला मुगदल के केस में, जो करीबन 10 साल बाद 1995 में डिसाइड हुआ,
कोर्ट का यही मानना था कि हिंदू कानून बहुत पहले ही संहिताकरण कर दिए गए हैं और ऐसे ही लगभग सारे कानूनों को एक समान कर देना चाहिए। यही बात जॉन बॉलम केस में भी यह कहा गया कि यह दुख की बात है कि अनुच्छेद 44 को आज तक लागू नहीं किया गया। इस केस में ऑनरेबल कोर्ट का टिप्पणी था। और सबसे महत्वपूर्ण सायरा बानो का केस जो 2017 में डिसाइड हुआ, इसमें यह कहा गया था कोर्ट के द्वारा, हम सरकार को निर्देशित करते हैं कि वह उचित विधान बनाने पर विचार करे। हम आशा करते हैं कि वैश्विक पटल पर इस्तेमाल किए जा रहे तमाम प्रावधानों और जो खास करके यह केस इस्लामिक लॉ से रिलेटेड था, इस्लामिक पर्सनल लॉ से रिलेटेड था और इसी को ट्रिपल तलाक के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इन चारों महत्वपूर्ण मामलों में किसी न किसी रूप में कोर्ट ने समान नागरिक संहिता पर ही जोर दिया है। अब हम लोग इसके अगले कड़ी में संक्षिप्त रूप से यह जानते हैं कि समान नागरिक संहिता से क्या लाभ होगा या क्या लाभ होने वाला है। तो इस पे पहला जो महत्वपूर्ण है कि वर्तमान समय में जो सारे व्यक्तियों के लिए अलग अलग सिविल कानून हैं, पर्सनल लॉज हैं, वो एक समान हो जाएंगे, जिसे भारतीय नागरिक संहिता के रूप में जाना जा सकता है और सभी लोग एक कानून से रेगुलेट होंगे। दूसरा इसका यह भी फायदा हो सकता है, एक पति एक पत्नी की अवधारणा पर समान रूप से लागू होगी। और तीसरा यह भी इसका फायदा एक हो सकता है कि विवाह विच्छेद का एक सामान्य नियम सबके लिए लागू होगा, क्योंकि अभी जो विवाह विच्छेद का प्रावधान है वो किसी पर्सनल लॉज में अत्यंत कठिन और कठोर है और किसी में बहुत ही सरल है। इसमें एक रूपता आएगी। और इसका दूसरा बिंदु यह हो सकता है कि पैतृक संपत्ति में पुत्र पुत्री तथा बेटा और बहू को भी समान अधिकार प्राप्त हो सकता है। विवाह विच्छेद की स्थिति में अर्जित किए गए संपत्ति में पत्नी की भी हिस्सेदारी समान नागरिक संहिता के हिसाब से दी जा सकती है। वसीयत, दान, बंटवारा, गोद लेने के संबंध में सभी पर एक समान कानून लागू हो सकेंगे। और इसका यह भी एक फायदा हो सकता है, राष्ट्रीय स्तर पर एक समग्र एवं एकीकृत कानून मिल सकता है जो कि समान रूप से सब पे लागू होगा और इसमें जाति, धर्म, क्षेत्र पर के किसी भी आधार पर विभेद भी नहीं होगा। अलग अलग धर्म के विभिन्न विभिन्न कानून होने के कारण अनावश्यक मुकदमों में उलझना पड़ता है आजकल, जो कि ऐसा नहीं होगा। कोडिफाइड लॉ होगा और समग्र रूप से यह लागू होने वाला होगा। यह कुछ समान नागरिक संहिता के लागू होने से फायदे हो सकते हैं। वहीं इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति मुस्लिम है जिस पे मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई होता है, वो गिफ्ट अभी के समय में प्रेजेंट टाइम में अपने प्रॉपर्टी का 1/3 ही कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। वहीं जो हिंदू, बौद्ध, सिख हैं वो लोग अपनी पूरी संपत्ति को गिफ्ट कर सकते हैं। और भारत का एक राज्य गोवा है जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू है। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति चाहे वो जिस धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, अलग अलग पर्सनल लॉ से भले ही वो रेगुलेट हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी का आधा भाग ही दान कर सकता है। तो जो प्रॉपर्टी के दान से संबंधित विषय पर ही इतना विरोधाभास दिख रहा है, वो समान नागरिक संहिता के लागू होने से एक रूपता धारण कर लेगा और एक व्यवस्था सारे भारतीयों पे समान रूप से लागू होंगी। यह कई मामलों में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही गंभीर विषय भी है। यह धार्मिक विषय नहीं है। जैसे जहाँ कहीं भी किसी बालिका का विवाह का उम्र कम है, वहाँ पे कम उम्र में माँ बनने का जोखिम, जैसे कई तमाम तरह की संकट उत्पन्न हो जाती है। उनका लड़कियों का अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाता है, जिससे भारत की लिटरेसी रेट और भी तरह तरह के जीडीपी में विकास, उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसको
एक रूपता दिया जाना आवश्यक हो सकता है। और यह भी मैं मान के चल रहा हूँ कि बहुत सारे व्यक्तियों का इससे भिन्न मत भी होगा, जिसे भी सुना जाना चाहिए। और भिन्न मत और इसके समर्थन में मतों के आधार पर एक सर्वमान्य निर्णय बनाकर इस विषय पर फैसला किया जाना चाहिए, जो कि हमारे फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी यही विचार रहे होंगे कि जब कभी ऐसी परिस्थिति बने, आम सहमति बने और सारे विषय एक रूपता प्राप्त करने योग्य हो जाएं, तब इस विषय पर कानून बनाया जाना चाहिए। इस विषय में हम लोग इतना ही तक डिस्कशन करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय पर। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अन्य वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके।